हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आर्थिक विचारों का इतिहास पार्ट 2 में 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक मध्यकाल के जो आर्थिक विचारक हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम 500 ईस्वी से पूर्व जितने भी आर्थिक विचारक हुए थे उनका अध्ययन किया था हमने। एंशियंट ग्रीस का अध्ययन किया था हमने। चाइना के क्षेत्र में जितने भी आर्थिक विचारक हुए थे उनका अध्ययन किया था। इंडिया के कंटेक्स्ट में हमने वेद का, चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था। ग्रीको रोमन वर्ल्ड में हमने अरस्तु और प्लेटो का अध्ययन किया था। उसी तरह आज की वीडियो में हम 500 से 15 ईस्वी तक जितने भी आर्थिक विचारक हुए थे उन्होंने क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए, इनका अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आगे। थॉमस एक्विनास के बारे में हम पढ़ने से पहले हम इनका परिदृश्य था, यानी कि इनका बचपन, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था एक कुलीन परिवार में हुआ था, यानी काफ़ी संपत्ति से संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लैंडलूप था, इनकी माता का नाम थियोडोरा था। इनके जो पिता थे वो सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय की सेवा में एक शूरवीर के पद पर कार्यरत थे। वो सैनिक थे एक। और इनके जो चाचा थे सिनीबाल्ड बेंडिक्टन, वो बेंडिक्टन मठ मोंटे कैसीनो के मठाधीश थे। बाकी परिवार के इनके जितने भी पुरुष समुदाय के व्यक्ति थे वो ज़्यादातर उन्होंने सैन्य करियर अपनाया। तो इसलिए इनके माता पिता जो ये सोच रखते थे कि ये हमारा जो लड़का होगा, ये पुत्र होगा थॉमस, ये अपने चाचा की तरह मठाधीश बनेगा। तो इसलिए इन्होंने आगे इनके पढ़ाने के लिए 5 साल तक तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो मोंटे कैसिनो में ही शुरू हुई थी। लेकिन बाद में कोई युद्ध काल आ गया था, तो युद्ध की वजह से फिर इनको स्टूडियम जनरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया गया, जहाँ पे इन्होंने संगीत की भी शिक्षा ली। और वहीं पे इनका जो परिचय हुआ वो अरस्तु से हुआ। तो इनके द्वारा जो आगे जितने भी विचार लिखे गए थे आर्थिक क्षेत्र में, तो उस पर जो प्रभाव आया वो हम मान सकते हैं कि उस अरस्तु का भी प्रभाव उन विचारों पर दिख सकता है। फिर आगे चल के ये 19 साल की अवस्था में ये डेमनियन ऑर्डर में शामिल हो गए। डेमनियन ऑर्डर एक प्रचारक थे, मतलब एक इंस्टीट्यूशन था जिनका प्रचार एक जॉन ऑफ सेंट जूलियन वो प्रचार करते थे। वो डेमनिकन उपदेशक थे वो। तो उन्हीं के संपर्क में आने से इनके धार्मिक क्षेत्र के और परिदृश्य काफ़ी झुकाव रहा। इसलिए थॉमस एक्विनास के बारे में अब हम पढ़ते हैं, आगे इनके विचारों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इटालियन थे, इटली के थे, धर्मशास्त्री थे। इन्होंने अपने रिसर्च को धर्मशास्त्र से पढ़े दर्शन और वैज्ञानिकता तक पहुंचाया, यानी कि इन्होंने तर्क तक उस विषय को पहुंचाया। इन्होंने सिर्फ अंधविश्वास को मान्यता नहीं दी, इन्होंने उसमें तर्क को भी शामिल किया और वैज्ञानिकता को भी शामिल किया। यानी कि सिर्फ अंधों की तरह किसी चीज़ पे विश्वास मत कर लेना, अपने तर्क की कसौटी पे कस के किसी चीज़ पे विश्वास करना। इनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुम्मा थियोलॉजी का, जिसमें इन्होंने उचित मूल्य के बारे में जिक्र किया है। इनके हिसाब से उचित मूल्य क्या होगा? उचित मूल्य वही है जो केवल उत्पादन की लागत और मजदूरी शामिल हो। थॉमस का जो ये विचार है उचित मूल्य का, ये आज के जो दीर्घकालीन जो संतुलन है इसके काफ़ी समान है, मिलता जुलता है। दीर्घकालीन संतुलन क्या है? दीर्घकालीन संतुलन वह है जहाँ पे एक प्राइस पर, यानी कि एक प्राइस लेवल पर सारी चीज़ें बिक जाए, तो उसे हम कहेंगे संतुलन की स्थिति में, यानी कुछ भी ना बचे। आगे इन्होंने अपनी सुम्मा थियोलॉजिया में कि बताया कि यदि किसी को किसी दूसरे चीज़ से बहुत मदद मिलती है और विक्रेता को उसे खोने में कोई नुकसान नहीं होता, तो विक्रेता को अधिक कीमत पर नहीं बेचना चाहिए। यानी कहीं न कहीं इनके इन बातों में एक जो फेयर प्राइस, यानी कि जो उचित मूल्य है, कहीं न कहीं उनके विचारों में नैतिकता, एक धार्मिक परिदृश्य, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ की भावनाएँ दिख रही हैं। और इनका जो ये विचार है, ये लगभग ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये उनके पक्ष में है जो वस्तुएँ खरीदते हैं, यानी कि क्रेता के पक्ष में है। क्योंकि क्रेता से अधिक मूल्य नहीं लेना चाहिए किसी भी वस्तु के संबंध में, क्योंकि अगर उन्हें उस चीज़ की आवश्यकता है जभी तो वो उन वस्तु को खरीद रहा है। तो ये आगे लिखते हैं कि जो उपयुक्तता खरीदार को मिलती है वह क्रेता से नहीं बल्कि
उस वस्तु की आवश्यकता से आती है। यानी कि जो क्रेता है, जो किसी वस्तु को खरीद रहा है, तो उसे उस वस्तु की नीड होगी, जभी तो वो खरीद रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि खरीदार की ज़रूरतमंद शर्त यह है कि किसी को भी ऐसी चीज़ नहीं बेचनी चाहिए जो उसकी है नहीं। एक्विनास का मानना था कि व्यापार में प्राप्त सभी लाभ व्यापारी द्वारा किए गए श्रम से संबंधित होने चाहिए, ना कि खरीदार की आवश्यकता से। तो यहाँ पे उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो व्यापारी लोग हैं, जो वस्तुओं को बेचते हैं, उनको उनका जो लाभ होना चाहिए वो सिर्फ श्रम से संबंधित होना चाहिए लाभ, ना कि वो लाभ उनकी आवश्यकता को देखते हुए कि इसको इस वस्तु की ज़्यादा आवश्यकता है तो इससे ज़्यादा कीमत ले ली जाए, क्योंकि वो वस्तु को खरीदेगा ही खरीदेगा। क्योंकि व्यक्ति को जितनी आवश्यकताएँ तीव्र होगी उस वस्तु की, तो उस चीज़ का वो अधिक मूल्य देने को तैयार रहेगा। तो इस उचित मूल्य के जो सिद्धांत है उन्होंने जो दिया है, आगे चल के इसको कई कानूनी प्रक्रिया में भी अपनाया गया। कई इनके डॉक्ट्रिन भी बने गए, तो उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं हम आगे। लॉसियो एनॉर्मिस लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ हुआ असामान्य नुकसान। यह उचित मूल्य के सिद्धांत से ही विकसित हुआ है ये, और ये कानून के क्षेत्र में ही ये लागू हुआ। क्या है ये पढ़ते हैं। यह दृष्टिकोण विकसित हुआ कि एक अनुबंध समाप्त हो सकता है, यानी कि जो एक दो लोगों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं किसी भी चीज़ के लिए खरीदने या बेचने के लिए, तो यदि यह एक पक्ष के लिए काफ़ी हानिकारक हो, यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एक पक्ष को लाभ हो रहा है असीमित और दूसरे पक्ष को असीमित नुकसान हो रहा है, तो उस अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि क्योंकि थॉमस एक्विनास का जो उचित मूल्य का सिद्धांत है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसकी आवश्यकताओं मजबूरी को फ़ायदा उठा रहा है। यदि वहाँ असामान्य हानि लेजियो एनॉर्मिस थी, इसका मतलब यह था कि यदि कोई समझौता किसी एक पक्ष के नुकसान के लिए काफ़ी असंतुलित था, तो अदालतें इसे लागू करने से इनकार कर देगी और अन्यायपूर्ण संवर्धन को उलटने का अधिकार क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र को कानून के परिदृश्य में भी लागू किया गया। 19वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस और जर्मनी में संहिताकरण ने सिद्धांतों को अपनाने से इनकार कर दिया। यानी कि 19वीं सेंचुरी में फ्रांस और जर्मनी ने भी कि अपने जो लॉ हैं, लॉ में इस सिद्धांत को, लॉजियो एनॉर्मिस को स्वीकार करने से मना कर दिया। जबकि सामान्य कानून यानी कि इंग्लिश लॉ ने इस चीज़ को स्वीकार किया। इस स्वतंत्रता के सिद्धांत को सामान्य बनाने का प्रयास किया उन्होंने। और व्यवहार में भी अगर हम देखें तो 20वीं सेंचुरी और 21st सेंचुरी की शुरुआत में उपभोक्ता संरक्षण कानून, किराएदारी अनुबंध और श्रम कानून के विनियम में इस कानून को जहाँ तक है कि स्वीकारा गया। आगे विचारक हम पढ़ते हैं डून्स स्कॉटस, जो 1265 से 1308 ईस्वी तक रहे। ये एक्विनास के आलोचकों में से एक थे। ये कैथोलिक प्रीस्ट थे। इन्होंने अपने कार्य सेंटेंसिया, जो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ यह है कि सेंटेंस, वाक्य, जिसमें इन्होंने फ्रेजल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इन्होंने उसको फ्रेज के माध्यम से कुछ उसमें लोकोक्तियाँ, मुहावरे इंसर्ट करके लोगों को उस विचार को प्रभावपूर्ण बनाया। इन्होंने उसमें आगे लिखा, कॉस्ट ऑफ लेबर और एक्सपेंसेस पर इन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक्विनास की तुलना में उचित मूल्य को अधिक सटीक तरीके से समझा जा सकता है। हालांकि एक्विनास ने अपने विचार में उचित मूल्य के बारे में जो बताया था, व्याख्या तो कर दी, लेकिन उचित मूल्य का ये नहीं बताया कि वास्तव में उचित मूल्य क्या होना चाहिए। तो इन्होंने, जो डून्स स्कॉटस हैं, ये कहते हैं क्रेता और विक्रेता को उचित मूल्य के बारे में विचार जो हो सकते हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी कि एक क्रेता के लिए उचित मूल्य अलग हो सकता है, वही विक्रेता के लिए उचित मूल्य अलग हो सकते हैं। स्कॉटस लिखते हैं और कहते हैं कि वो यदि लोगों में ट्रांजैक्शन लाभ ही नहीं होगा, यानी कि व्यापार करने से लोगों को अगर लाभ ही नहीं होगा तो वे व्यापार ही नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापार का उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। स्कॉटस ने कहा कि व्यापारी माल का परिवहन करके और उसे जनता तक पहुंचाकर एक आवश्यक और उपयोगी सामाजिक भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ डून्स स्कॉटस के हम विचार ये देख सकते हैं कि उनके विचार जो थे ये व्यापारी पक्ष के विक्रेता पक्ष की ओर थे।
यानी कि विक्रेता को उन्होंने यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया। और वहीं थॉमस एक्विनास को देखते तो उन्होंने क्रेता पक्ष के लाभ के बारे में ज़्यादा कहा। तो ये यही चीज़ें विचार में मिलती हैं कि भाई कहीं ना कहीं वो अपने अपने भौगोलिक परिदृश्य से, अपने वहाँ के सामाजिक परिदृश्य से प्रभावित हुएंगे, इसलिए उन्होंने अपने चिंतन में उस चीज़ों को जिक्र किया। आगे विचारक देखते हैं, आर्थिक विचारक जीन बुरिडन, जो 1300 से 1358 ईस्वी तक हुए। ये भी एक फ्रेंच प्रिस्ट थे। इन्होंने मनी को टू एंगल से देखा। क्या है? पहले उसकी मेटल वैल्यू, दूसरा परचेजिंग वैल्यू। इन्होंने बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए समग्र और मांग की पूर्ति के बारे में बहस की। इनके अनुसार उचित मूल्य वह मूल्य है जिसे समाज सामूहिक रूप से देने को तैयार होता है, ना कि व्यक्तिगत तौर पर। यहाँ पे और उचित मूल्य को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। जो फेयर प्राइस है, यहाँ पे और एक्सप्लेन करते कहते हैं कि ये जो फेयर प्राइस है इसे सामूहिक तौर पर देखना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत तौर पर। और सामूहिक तौर पर देखने के लिए इन्होंने बताया कि उचित मूल्य का जो मूल्य निर्धारण करने के लिए, यानी एक तरह से बाजार मूल्य का जो निर्धारण करने के लिए, जो बाजार में जो वस्तुएं हैं उसका उचित मूल्य निर्धारण करने के लिए समग्र मांग और पूर्ति के बारे में बताया कि इसका अध्ययन करना जरूरी है। ये हम क्या देख रहे हैं, थॉमस एक्विनास ने एक उचित मूल्य सिद्धांत दे दिया। उसके बाद जो अगले जॉन स्कॉटस आए थे, इन्होंने उसको और एक्सप्लेन कर दिया, उसमें और सुधार किए। फिर जीन ब्रूडेन आए, उन्होंने फिर और उसमें सुधार करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। आगे इब्न खालदून के बारे में बताने से पहले एक ये विचार है कि कोई व्यक्ति दूसरे के कलम के माध्यम से भी जीवित रह सकता है। ये कथन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जोसेफ जे स्पेंगलर, इब्न खालदून की अपनी कोई कृति अपने आप ही सामने नहीं आई, या उसके समय में कोई ऐसे प्रकाशित नहीं हुई, यानी कि अपने टाइम पे ये फेमस नहीं हुए। तो जोसेफ जो स्पेंगलर थे, 1964 में इन्होंने एक अपनी कृति लिखी थी, लेख लिखा था, इकोनॉमिक थॉट ऑफ इस्लाम, इब्न खालदून। इन्होंने ये थॉट लिखी थी, तो यहाँ से इब्न खालदून का नाम सामने आया कि ये भी एक आर्थिक विचारक हुए थे और इन्होंने भी अपने आर्थिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। और जब इनका विचार सामने आया तो उस समय तक तो एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता था, अब दूसरा उम्मीदवार ये आ गए ट्यूनीशिया का, जो ये ट्यूनीशिया के थे इब्न खालदून, अरब मुस्लिम विद्वान इब्न खालदून। हालांकि खालदून का पश्चिम में क्या प्रभाव था यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भाई ये इनकी जानकारी ही जोसेफ जे स्पेंगलर के जो कृति है उनके माध्यम से मिली। फिर भी इब्न खालदून के बारे में और जान लेते हैं। तो इब्न खालदून और स्मिथ, जो एडम स्मिथ थे, दोनों ने इस विचार को साझा किया, एक विचार प्रस्तुत किए कि श्रम का विभाजन, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, आर्थिक विकास के लिए मौलिक है। यानी कि जो लेबर का स्पेशलाइजेशन करना एक देश की आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है ये। हालांकि इस तरह के विभाजन के लिए प्रेरणा और संदर्भ उनके बीच भिन्न थे। इब्न खालदून के लिए क्या था कि असामाजिक एकजुटता श्रम विभाजन के पीछे अंतर्निहित मकसद होना चाहिए। यानी कि इनका मकसद, ये श्रम विभाजन किस लिए करते थे? ये समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए जो श्रम विभाजन है, इसलिए जरूरी समझ रहे थे। और एडम स्मिथ का क्या मानना था? एडम स्मिथ बाजार की अर्थव्यवस्था के लिए उनके विचार थे। इब्न खालदून ने सभ्यताओं के जीवन चक्र, श्रम की विशेषताएं और अंतर्निहित मूल्य के भंडारण के बजाय विनिमय के साधनों के रूप में धन के मूल्य का एक सिद्धांत व्यक्त किया। करों पर उनके विचारों ने आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र के लाफर वर्ग को प्रेरित किया, जो बताता है कि एक निश्चित बिंदु से परे उच्च कर उत्पादन को हतोत्साहित करते हैं और वास्तव में राजस्व में गिरावट का कारण बनते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो एक नई थॉट लेके आए, वो टैक्स से संबंधित लेके आए, रेवेन्यू जनरेशन के संबंध में लेके आए। अब आगे के विचार पढ़ते हैं हम।
सेंट एंटोनियस ऑफ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस के सेंट एंटोनिनस। फ्लोरेंस के सेंट एंटोनिनस एक इटावली डोमिनियन तपस्वी थे, यानी कि ये भी प्रिस्ट थे। एक चीज़ कॉमन है इन सारों में अर्थशास्त्री में, यानी कि 500 से लेके 1500 ईस्वी तक के जितने भी अभी हम अर्थशास्त्रियों उनके विचार को पढ़ रहे हैं, तो सभी पृष्ठ पृष्ठ थे या थियोलॉजिस्ट थे, धर्मशास्त्री थे। तो कहीं ना कहीं इनके विचारों में एक 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 नैतिकता की भावनाएं दिख रही थी। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि इस समय के जो विचारक हुए उन पे धर्म का प्रभाव ज़्यादा था। ये फ्लोरेंस के आर्क बिशप बने थे। एंटोनिनस का लेखन सामाजिक और आर्थिक विकास को संबोधित करता है और तर्क देता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह आम अच्छे के लिए व्यापारिक मामले में हस्तक्षेप करे। तो यहाँ पे जो हस्तक्षेप की नीति है, यानी कि सरकार को अपने देश के राज्य की आर्थिक विकास के लिए हस्तक्षेप करना जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं इनके विचारों से वो झलक मिलती है कि उस समय जो राजा थे वो वो आर्थिक विकास में सहयोग करते थे और गरीबों को ज़रूरतमंदों की मदद करने का दायित्व है। अपने प्राथमिक कार्य सुम्मा थियोलॉजी का जो थॉमस एक्विनास थे उसमें वो भी योगदान है, क्योंकि सुम्मा थियोलॉजी का जो है ये कई पार्टों में लिखा गया है, तो इसमें कई लेखकों का योगदान है, इसमें ये एक के द्वारा नहीं लिखा गया। तो इसलिए इन्होंने भी सुम्मा थियोलॉजिका में वह मुख्य रूप से मूल्य, न्याय और पूंजी सिद्धांत के बारे में चिंतित थे। डंस स्कॉटस की तरह वे किसी वस्तु को के प्राकृतिक मूल्य और उसके व्यवहारिक मूल्य के बीच अंतर करते हैं। अपने बाद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनकी उपयोगिता, इनकी दुर्लभता इसके व्यक्तिपरक मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। व्यक्तिपरक घटक के कारण केवल एक ही उचित मूल्य नहीं हो सकता। अब यहाँ पे भी वही बातें करते हैं कि केवल व्यक्तिगत तौर पे एक ही मूल्य उचित मूल्य नहीं है, बल्कि एक से अधिक उचित कीमतों की एक बैंडविड्थ भी हो सकती है। तो ये हमने पढ़ा कि 500 से 1500 ईस्वी तक के जो भी आर्थिक विचारक रहे थे उन्होंने क्या चिंतन किया, उनके बारे में पढ़ा। अब किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या कोई भी टॉपिक इनमें से जो है जो रह गया हो उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।